हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं। सो हम लोग पिछले क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सो आज हम लोग उसके फर्दर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने जाना था कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल किस तरह से केमिकल रिएक्शन को हम लोग देखते हैं अपने रियल लाइफ में भी, और उसके आगे हम लोग थोड़ा सा बात केमिकल इक्वेशन का भी किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, चेंज के बारे में देख लिया था, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन भी समझ लिया था। ये सारे चेंजेस की हम लोग बात कर लिए थे। ये लीड नाइट्रेट वाला जो सॉल्यूशन था इसको भी देख लिए थे। ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम फ्लेम हम लोग देखेंगे इस क्लास में। हम लोग पिछले क्लास में इसको भूल गए थे करना, बस हम लोग देख लिए थे कि हाँ ये चीज होता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैग्नीशियम को जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो कैसा फ्लेम देता है, ये क्या उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में साफ साफ क्लियरली आप लोग देख सकते हो, एकदम कंप्लीटली व्हाइट है, ये व्हाइट डैजलिंग फ्लेम है। एक कंडीशन होता है, ठीक है, जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में ना, उसको अच्छे से पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं ताकि ये जो हमारा व्हाइट डैजलिंग फ्लेम है ये आए। एक्चुअली रिएक्शन होने के लिए हमें बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं पहले। जैसे कि आप कोई रिएक्शन कर भी रहे हैं तो वहां पे हम लोग उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं उसको क्लीन करना होता है एसीटोन से, जनरली कर लेते हैं एसीटोन से, या प्रोपेनॉल से भी किया जाता है कभी कभी। तो क्लीन करके ही किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्यों किया जाता है आप भी सोच के खुद देखो। जैसे कि अगर हम बात करें जनरली कि एक मैग्नीशियम को भी क्यों क्लीन किया जाएगा, हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम को क्लीन कराने का क्या वजह हो सकता है, आप खुद सोच के देखो। जैसे कि किसी ने हमें ये भी बोला था कि जैसे कि खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है, वैसे ही कह सकते हैं एक तरह से, हाँ उसमें कीटाणु ना हो। तो वैसे ही आप वैसे ही इस चीज को भी समझ सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लोग बर्न करते हैं उससे पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं कि इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज ना हो। ठीक है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट होता है इम्प्यूरिटीज का, कि इम्प्यूरिटीज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इम्प्यूरिटीज नहीं होना चाहिए इस मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम में क्या होगा, जनरली ये मैं ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ एयर में प्रेजेंस रहता है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसके बाद उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां खुद उस रिबन पे हो जाएगा, तो जलेगा नहीं। जलेगा भी तो ये व्हाइट डैजलिंग फ्लेम नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग दिस। ठीक है, तो जब हम लोग इसको जलाते हैं ना, तो जलाने के बाद ये व्हाइट डैजलिंग फ्लेम तो आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उसके कुछ एसिड्स बचते हैं, उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, MgO। एक्चुअली आप लोग को याद होगा ये रिएक्शन बताया था, Mg+O2 गिव्स MgO। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो 2MgO कर लो, क्योंकि इधर भी आप देखोगे तो 2 मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने ये रिएक्शन देखा। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये ऐश है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, यही आपको हम लोग को दिखता है जिस भी डिश में आप लोग इसको कलेक्ट करते हो। इसका कुछ नेचर होता है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब भी हम लोग वाटर में मिलाते हैं और वाटर में मिलाने के बाद जब इसको हम लोग चेक करते हैं कि आइदर इट इज एसिडिक और बेसिक, तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको तो नहीं, रेड लिटमस पेपर को ये क्या कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, विच मीन्स कि ये बेसिक होता है। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मोस्टली, ज्यादातर जितने भी मेटल ऑक्साइड होता है ना, कुछ एक्सेप्शनली होते हैं, बट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर मोस्टली। मोस्टली आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको जरिए ऑफ कोर्स अगर हीट एंड लाइट दे रहा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि इससे हीट उत्पन्न होता है। ये बात भी हम लोग कर लिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है या एसिडिक है नेचर में। जब हम लोग इसको वाटर में, जब इसको, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है अभी तो हम लोग आप लोग सब समझाए हैं, ये ऑफ कोर्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट एंड लाइट दे रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों हमको इसको क्लीन करना चाहिए बिफोर रिएक्शन। ओके, वेरी गुड। ये हम लोग केमिकल इक्वेशन पिछले क्लास में समझ लिए थे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन। जैसे हम लोग पिछले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट किए तो ये हमारा वाटर बन गया।
ये स्केलेटन है, ठीक है, ये मतलब अनबैलेंस्ड है। अभी इसमें आप देखोगे ना, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ना, वो इक्वल नहीं है। आप जब ध्यान से देखो, इधर ऑक्सीजन जो है बस एक ही है और इधर ऑक्सीजन दो है। यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग, या इसमें कोई स्टेट नहीं बताया गया है कि कौन से स्टेट में ये है। एक केमिकल रिएक्शन में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज जानना कि हाँ उसका स्टेट क्या है, या किसी सिंबल से हम लोग दिखाते हैं गैस इवॉल्व कर रहा है या प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये सब हमें बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ एटम खास करके बैलेंस्ड होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं, पिछले क्लास का अभी तक थोड़ा सा समरी था कि क्या आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। पिछले क्लास में सीख रहे थे कि आखिर हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, ठीक है। जब हम लोग बैलेंसिंग की बात करते हैं तो क्यों, व्हाई डू वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आखिर क्यों, उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा वजह है, ठीक है, बहुत बड़ा। कि किसी भी रिएक्शन में, आप लोगों ने बचपन में याद करो, आप पढ़ा होगा कि मास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मतलब कि वो जीरो कभी नहीं होता है। जैसे वेट हम लोग पढ़े थे ना, मास और वेट में डिफरेंस होता है, वेट तो कभी जीरो नहीं जाता है, मास जीरो नहीं होता है, ठीक है। मास, उसी से हम लोग एक एनर्जी का एक ये पढ़े भी थे, सॉरी, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे कि वो चीज हमेशा फॉलो होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद करो आप लोग, क्या है, बहुत ध्यान से याद करो। जैसे कि एनर्जी के लॉ, कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, ठीक है। वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, आइदर इट अल्टर्स द रिएक्शन और इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एक और भी कारण, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। यहां पे आप लोग को लिख देते हैं, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब होता ये है कि जो रिएक्टेंट का मास होता है ना, जो आप लोग रिएक्टेंट देख रहे हो यहां पे, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्टेंट का जो यहाँ पे टोटल मास होगा ना, वो इक्वल होना चाहिए इस प्रोडक्ट के मास के। इसके लिए एटम्स हमारे बराबर होने चाहिए, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी, ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा बैलेंसिंग देखते हैं कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। जिससे कि सबसे पहला एग्जांपल हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते कैसे हैं, ठीक है। इससे देखो, सबसे पहला हमने एग्जांपल लिया है, पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब मेटल को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। ये देखो, Zn plus H2SO4 gives zinc sulfate plus hydrogen gas is released, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। सबसे पहले अगर आप लोग रूल से देखो तो सबसे पहले एलिमेंट्स नेम लिख लो कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास हैं। फिर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट देख लो, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। फिर आप लोग देख लो नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ठीक है। देखो हम लोग जब जिंक मेटल का जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, जिंक सल्फेट वहां पे बन रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा है जिंक है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लिए जिंक है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हमारा सल्फर है, फिर हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना आप लोग, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा जिंक है ना, रिएक्टेंट साइड में इसका नंबर ऑफ एटम काउंट करो तो हमें जिंक कितना दिख रहा है। रिएक्टेंट में आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जो जिंक का नंबर ऑफ एटम है वो एटॉमिसिटी इसको कहते हैं, ठीक है। तो जिंक का एटॉमिसिटी 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट में देखें तो जिंक 1 है, मतलब कि जिंक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड
इक्वल है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा हुआ है ना, इट मींस कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है। और प्रोडक्ट साइड देखें तो हाइड्रोजन का 2 एटम है। अब इधर सल्फर का देखें, सल्फर एक है, प्रोडक्ट साइड भी देखो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है, दोनों साइड एक एक सल्फर है। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन का 4 एटम है। हाँ बस। हाँ अब आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में कि नंबर ऑफ एटम क्या इक्वल है। जिंक एक है, उधर भी जिंक एक है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, उधर भी 2 है। आप सल्फर देख सकते हो एक है, उधर भी एक है। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन भी उधर 4 है। हमारा ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है। तो ऐसे आप लोग पकड़ पाए कि कैसे बैलेंस हुआ, हमने कैसे किया इसको। ऐसे ही आप हर रिएक्शन में कर सकते हो। फिर जब जब ऐसे बनाने की प्रैक्टिस आप कर लोगे ना, तो आप खुद ब खुद रिएक्शन देख के बता दोगे कि इधर हम कितना मल्टीप्लाई करें। ठीक है। चलो एक और रिएक्शन है। एक और रिएक्शन है हमारे पास। आयरन को हम लोग जब पानी में ऐड किए, ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Fe प्लस H2O gives Fe2O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। फिर यहां पे देखो हम लोग वैसे ही एलिमेंट ऐसे कॉलम बना लेंगे। एलिमेंट लें, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है। ऐसे बहुत प्यार से जब जितने सारे एलिमेंट्स को उसको एक कॉलम में डाल देंगे, रिएक्टेंट में उसके नंबर ऑफ एटम जितने हैं उसको इसमें लिख लेंगे, और नंबर ऑफ एटम जो है उसको एक साइड लिख लेंगे। सबसे पहले हमें आयरन दिख रहा है। ठीक है। तो आयरन का एटम हम जब काउंट करते हैं रिएक्टेंट साइड में तो 1 है। ठीक है। अब इधर आयरन देख रहे हैं 2 है। ठीक है। इधर हाइड्रोजन हम देख रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है हमारा। देखो यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, इधर पे देखो आप 2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उधर ऑक्सीजन देखो आप, इसका सिंबल है, सारा हम इस सब में एलिमेंट सिंबल लिख रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में 1 है और उधर ऑक्सीजन 4 एटम है। ठीक है। अब कौन सा एटम बच गया, अब कोई और एटम नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और आयरन है, देख लो यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वही आपका उधर ही सेम एटम मिलने वाला है। तो अब बताओ, आपको सबसे पहले क्या करना ना, उस कंपाउंड को चूज करना है जिसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा। तो सबसे पहले आपको कौन सा कंपाउंड दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें ये जो Fe2O4 दिख रहा है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, इसको चूज कर लो। से देखो यहाँ पे Fe2O4 है, इसमें एटम्स कितने हैं, आयरन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 4 एटम, बट यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं, ओनली 1 दिख रहा है रिएक्टेंट साइड में। रिएक्शन देख के सीखना सीखो, बार बार वैसे कॉलम बनाकर सीखोगे ना बहुत टाइम लगेगा। रिएक्शन को ध्यान से देखो कि इधर ऑक्सीजन है तो हम ऐसा क्या करें कि इक्वल हो जाए। मान लो कि यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो इसको कॉफिशिएंट है, इस कंपाउंड का ये क्या है, कॉफिशिएंट है। जैसे ही मल्टीप्लाई किए ना तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, ऑलरेडी आप पहले से जान रहे हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो अब ये हो गया 8। ठीक है। और ऑक्सीजन पहले से 1 था, अब 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा हो गया 4। देखो आप यहाँ जैसे ही आप इसको 4 से मल्टीप्लाई किए हो तो ये तो हमारा 4 हो गया, और हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया आपने, 4 से मल्टीप्लाई करके इधर भी 4 हो गया और प्रोडक्ट साइड भी 4 हो गया। अब क्या हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या बैलेंस है, उधर 2 है और इधर कितना है आपके 8 है। अब बताओ क्या करोगे, खुद सोचो। इधर आपको 8 हाइड्रोजन दिख रहा है, उधर 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो सोचो आप ऐसा क्या करोगे कि हमारा हाइड्रोजन भी 8 हो जाए, बताओ। सर कुछ नहीं, हम जानते हैं कि 4 2 जा 8 होता है, हम लोग सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वो भी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। 4 2 जा 8 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन हो गया।
तुम देखो तो जरा यहाँ पे आयरन यहाँ पे 2 है और इधर 1 है, बताओ क्या करेंगे? सोचो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 आयरन है, तो इस आयरन को बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना बड़ा आप कॉलम बना करके आप बुक में पढ़ोगे तो बुक में आपको यही रूल मिलेगा। सबसे पहले कॉलम बना लो, रिएक्टेंट के एलिमेंट्स एक साइड लिख लो और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम को एक साइड लिख लो, प्रोडक्ट के एटम को एक साइड लिख लो। नहीं, आपको रिएक्शन देख के सीखना है, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा एग्जाम में। आपको रिएक्टेंट को देख के सीखना है। जैसे हमने कैसे यहाँ पे किया, हमने सबसे पहले वो कंपाउंड पकड़ा जहां पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। ये जो हमारा फेरिक ऑक्साइड दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है, आयरन के 2 एटम है। हमने सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन को पकड़ा, ठीक है, कि ऑक्सीजन 4 है तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन रिएक्टेंट में ये भी 4 हो जाए। हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। जैसे ही हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन में ना, हाइड्रोजन भी देखो पहले 2 था, अब 2 से 4 मल्टीप्लाई करने के बाद 8 हो गया। वैसे ही जब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन पहले कितना था? 1 था में, अब उस ऑक्सीजन को जैसे ही हमने 4 से मल्टीप्लाई किया वो हो गया 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया पर हाइड्रोजन 8 हो गया। अब इधर भी हमको हाइड्रोजन 8 करना है, मतलब कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। मतलब कि रिएक्टेंट का जो मास है प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए, वही ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। और वो इक्वल कब होगा? जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको हमको बैलेंस करना है। आई थिंक ये रिएक्शन यहाँ पे ना गड़बड़ है। यहाँ पे ये फेरिक ऑक्साइड जो होना चाहिए ना, ये 3 होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब में देख लेना कि यहाँ पे आयरन का एटम 3 है, तो ऑफ कोर्स वहां पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, ठीक है। ये यहाँ पे रिएक्शन हमने ये पीपीटी में जो था, इसमें रिएक्शन ही यहाँ पे Fe3O4 होगा, ठीक है। ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये Fe3O4 होगा। यहाँ पे आयरन का आपका 3 एटम होगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। क्लियर है? चलो, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब देखो, रिएक्शन को बैलेंस करना ही नहीं होता है, बैलेंस करने के बाद उसके स्टेट को भी मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे हमने बता तो दिया, नंबर ऑफ एटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो भी है वो फॉलो हो रहा है। तो क्या यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट रिएक्शन है? कंप्लीट रिएक्शन भी है, बैलेंसिंग कर दिए तो कंप्लीट तो हो गया, बट क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है? हम ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आखिर किए क्यों? कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके, वो भी शॉर्ट में। तो आप जब यहाँ पे देखोगे, ये हमारा आयरन है, ऑफ कोर्स आयरन हमारा क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में है। जैसे कि आप वाटर कभी कभी देखो गैस में मिला, जैसे हमारा एटमोस्फेयर में, और कहा फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 जो है ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, और ये हमारा H2 जो है वो क्या है? हमारा गैसियस स्टेट में। कंप्लीट एक रिएक्शन की बात करें ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट इंफॉर्मेटिव रिएक्शन जो है वो ये हो जाएगा, प्लस H2O 4H2O will give Fe3O4 प्लस H2O4। यहां पे देखो, इसको कंप्लीट और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके स्टेट को मेंशन करते हैं। जस्ट इसके बगल में आयरन हमारा सॉलिड है, हमारा वाटर जो गैसियस फेज में है, यहाँ पे आयरन फेरिक ऑक्साइड जो है ये हमारा सॉलिड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा गैस है। नाउ दिस रिएक्शन इज ए कंप्लीट रिएक्शन। अब यहाँ पे हमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। तो आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलो, ऐसे रटना भी नहीं है हम लोग को कि ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बट हाँ, प्रेजेंस की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। हम लोग बचपन से क्या पढ़ रखा है? कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना
फूड बनाते हैं, ठीक है। फूड बनाते हैं किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन हम लोग बैलेंसिंग भी देखेंगे उसके साथ साथ, जिससे इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, इतने सारे रिएक्शन है, कितने रिएक्शन को आप याद रखो, बट थोड़ा उसको लिंक करके पढ़ना सीखो। कि मान लो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत फेमस इक्वेशन है। या फिर आप कर लो रेस्पिरेशन रिएक्शन की, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की, बहुत फेमस रिएक्शन है। बचपन से ये सब देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, बट उसको सबको याद नहीं कर सकते हो ना, बट उससे थोड़ा यूज टू होना है आपको, कि कैसे हम उस रिएक्शन को हमेशा के लिए याद रखें, कि उसको देखते ही हम उसको बैलेंस कर दें। थोड़ा देखो तो सिंथेसिस हमारा इक्वेशन क्या होता है, जैसे आपने क्या पढ़ रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में प्लांट्स जो होते हैं, और भी कुछ होता है ना, सनलाइट होता है, और क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल स्टोमाटा में वहां पे जो प्रेजेंट रहता है वही है लीव्स में, पता है ना आपको, लीव्स को किचन हाउस ऑफ प्लांट्स कहते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, इसको सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब हम लोग नहीं, हम लोग थोड़ी क्या करते हैं, इसको प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स इसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं ये लोग, C6H12O6 बनाते हैं। क्या है ये, इसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज है। इसके साथ याद करो, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, वाटर कहां से लेता है, स्टेम से, रूट हेयर जो होते हैं, जाइलम जो टिश्यू होता है उसके थ्रू ये रूट वाटर पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेता है। इन दोनों के साथ साथ सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऑक्सीजन को एक्टिव स्प्लिट करने में, ऑक्सीजन को यही सनलाइट मदद करता है, ठीक है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज है हमारा, और क्या बनाता है यहाँ पे हमारा, ऑक्सीजन बनाता है सर। इसीलिए तो प्लांट हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहते हैं ना कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर, मगर प्लांट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसका मतलब ये नहीं हम लोग सारे कार्बन प्रोडक्ट्स को, फ्यूल को बर्न करना स्टार्ट कर देंगे, बट उसको लिमिट करना है बहुत, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम ये है ना कि ये ट्रैप करता है सनलाइट के हीट को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, बट ये हीट को ट्रैप करता है, जिससे ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करना है एटमॉस्फेयर में, बट हाँ एक बैलेंस बना के चलना है, उतना कि प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और H2O भी बनाता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात। जैसे आप लोग ट्रांसपिरेशन पढ़े हो ना प्लांट्स में, कि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, देखो अब इसको जैसे बैलेंस करना बहुत बड़ा रिएक्शन सर, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वाटर भी बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। इतने बड़े रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें ना सबसे पहले, जैसे कैसे आपको सिखाया, रिएक्शन को देख करके, हमेशा आप बैठ करके वो कॉलम वाइज वैसे टेबल नहीं बनाओगे, आपको रिएक्शन को देख करके सीखना है कि कैसे हमको इसको बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन देखो, और उधर कार्बन ऑक्सीजन देखो। कार्बन कितना है, 6 है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम से ज्यादा है, ऑक्सीजन भी 6 है, और कार्बन भी 6 है। तो देखो यहाँ पे अगर हमको यहां से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारा इधर कितना हो जाता है, 6 2 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑलरेडी 2 एटम्स है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, कार्बन भी 6 हो जाएगा। कार्बन तो बैलेंस हो गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन जो हमारा वहां पे 6 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। बट आप एक देख सकते हो रिएक्टेंट में भी एक और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर जब देख रहे हैं 6 + 12 और प्लस 1, 3 एटम हो गया ऑक्सीजन का, मगर इधर आप देखो 6 और 2 है, ठीक है। और एक और है यहाँ पे 6 2 8 और 1 9 है, मतलब कि ऑक्सीजन में भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा क्या करें, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, और वहां पे कितना ऑक्सीजन हो जा रहा है, 6 2 8 1 9। अभी हमें और बैलेंस करने की जरूरत है। अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम देख रहे हैं 12 2 जा 24 हो जा रहा है, और ऑक्सीजन हमारा कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। अब यहां पे देखो
अगर ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 12 हो जा रहा है तो यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 12 हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम 6 से और मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखो, अब जरा नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो। यहाँ पे कार्बन, हमारा रिएक्टेंट में कार्बन के एटम्स कितने हैं? 6 है, इधर में 6 है, मतलब सर कार्बन बैलेंस्ड है। ओके, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन देख रहे हैं तो इधर यहाँ पे 12 है, 6 टू 12 और यहाँ पे 12, मतलब टोटल 24 रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है। इधर हम देखते हैं तो हमारा 6 यहाँ पे है और 12 18 हो गए, और फिर ये 6 इंटू 1 18 6 24, मतलब रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन 24 हो गया, प्रोडक्ट में भी 24। एक बार और ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है तो इसका 6 एटम, इसका ऑक्सीजन का 6 टू 12, 12 और 6 18, और यहाँ पे 6 इंटू 1 18 6 24। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या सीन है? यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 टू 24, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 टू 12, 12 मिलके 24 हो गया। तो 24 यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। आपको इसको याद नहीं रखना, आपको बचपन से क्या पढ़े हो उसको याद करो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, और सनलाइट, और ये तो मेन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन, और ये बनाता है। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक और रिएक्शन है, यहां पर भी देख सकते हो आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है अच्छे से, ठीक है। यहां पे भी दो चीजें कंबाइन कर रही हैं, आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं, चलो इसको लिख देते हैं कि आप लोग लिख लो अपने कॉपी में। ये आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से, आपके बुक्स में भी दिए होंगे, कहीं ना कहीं आप लोग जरूर पढ़े होंगे, बट इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। और एग्जाम में क्या होता है ना, याद नहीं आता है रिएक्शन क्या है, आपको दिमाग में सिर्फ ये याद आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है तो क्या बनेगा, मगर नहीं, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे बॉडी बायो में, याद करो, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है, वही जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो होता है, ये किसी से रिएक्ट करता है, कंबाइन करता भी बोल सकते हो, O2 के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। हाँ, चलो अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये 6 हो गया और ये भी हमारा 12 हो गया, तो ये भी 18 हो गया और ये भी हमारा 18 हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हमारा अब कंप्लीट हो गया है। इसमें भी हम देखते हैं कि एनर्जी बनता है और हीट रिलीज होता है। अब हम लोग बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस देखते हैं कि नेचुरल गैस को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे हम लोग बर्न किए, नेचुरल गैस हम लोग किसको बोलते हैं? मीथेन को। इसको बर्न किए हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या देगा हमें? ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या देगा? पानी देगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हमें क्या देगा? H2O देगा। अब यहाँ पे इसको बैलेंसिंग देखते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 एटम है और यहाँ पे 2 ही एटम है, ऑक्सीजन का 2 है और यहाँ पे भी 2 नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 है, ऑक्सीजन का 3 एटम है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 5 है, ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है। बताओ कैसे इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 4, और यहाँ पे भी हम H2O मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 और 2 मिलके 4, और हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन ऑलरेडी हमारा 4 है। तो ये हमारा नेचुरल गैस का जो बर्निंग है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको हीट सप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, क्या याद रखना इसमें, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड में होता है ना, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अब ऑक्सीजन ही थोड़ी ना बनाएगा, वो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा।
चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। हाँ, रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। जब हम लोग सोडियम को बर्न करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, ये हाईली एक्सोथर्मिक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, ये देखो हमारा सोडियम है, ये हमारा वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, देखो ऐसे ब्लास्ट करता है, ये फटता है एकदम, बूम से आवाज भी करता है। अभी आप इसको कहीं इसका वीडियो देखना तो आप लोग देख जाओगे कितना हाईली एक्सोथर्मिक है ये। ठीक है, सोडियम को जब हम लोग वाटर में डालेंगे वैसे ही ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और एक बात और ध्यान रखना, सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, ये सब हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन को देख लिया, बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन को देख लिए ना जो ऐसे भी थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अच्छे खासे एग्जाम्पल थे। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे याद करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग थोड़ा सा पिछली क्लास से बात किया कि जब दो या दो से मोर देन टू सबस्टांस मिक्स टुगेदर और कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म न्यू सबस्टांस। मतलब एक भी हो सकता है, दो तीन चार, बहुत सारा भी हो सकता है, बट जनरली एक होता है। ठीक है, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो हम लोग बहुत फेमस एग्जांपल है ये वाला, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग पानी में डालते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और हीट भी रिलीज करता है, हीट ये रिलीज करता है बबल्स के फॉर्म में। ये हमारा एक अच्छा एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये जो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्लाइन कहते हैं। ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अच्छा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, बैलेंस है, बैलेंस देख लो, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको अगर दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो हो गया और हाइड्रोजन चार हो गया, और हम इसको दो से मल्टीप्लाई कर देते तो अब हमारा हाइड्रोजन एक बैलेंस हो गया। ठीक है, कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बर्न करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। देख लो ऑक्सीजन दो है, कार्बन है, ये भी अच्छा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। मतलब हाँ, व्हेन टू और मोर देन टू, सब मतलब दो, जनरली दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं तो एक, जनरली एक बनाते हैं, मगर एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा स्लेक लाइन है, यही स्लेक लाइन जब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, आता है, तो ये जो स्लेक लाइन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम लोग क्या करते हैं, CO2 को प्रेजेंस में देते हैं, मतलब हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है ना। ठीक है, ये जो स्लेक लाइन है इसी को हम लोग दीवार पे जो चुना करते हैं, यही चीज स्लेक व्हाइट पेस्ट जो होता है, ये स्लेक लाइन है। इसको जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आता है ना, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो मार्बल या लाइम स्टोन का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी देखो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ ये वाटर भी छोड़ता है, H2O भी बनता है। क्लियर है? तो देखो इसी कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक सब्सटेंस जब उसको हीट देते हैं तो वो डिकम्पोज करता है। ठीक है, क्या है? इसी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देंगे CO3 को, ये तो आपका केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। स्लेक लाइन को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ये वाटर बनाएगा। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देंगे तो ऐसे, तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको जब हम लोग हीट देंगे ना तो वापस से ये क्या बनेगा, सोचो, जो हम लोग दीवार पे देखते हैं ये एक लेयर बनाता है, मोटा लेयर। ठीक है, वही
जब इसको हीट देंगे कैल्शियम कार्बोनेट से, वापस से ये क्विकलाइन बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, क्या बनाएगा? जैसे सबसे पहले हम लोग देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगेन हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में लाते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये दोनों एग्जाम्पल जो हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का था। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो जब एक सिंगल सबस्टांस मिनी सबस्टांस में डिकम्पोज करता है, मींस टूटता है, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो यहां पे ये वापस से क्विकलाइन तो बना देगा और साथ ही साथ ये क्या रिलीज करेगा, ये हमारा रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। ये कैल्शियम कार्बोनेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन की हीट देखे तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो क्विक लाइन है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी अच्छे से समझ गए होंगे। क्विक लाइन का ये सारा एग्जांपल था। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डालेंगे तो वाटर बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि हमारा स्लेट लाइम होता है। इसी केमिकल कॉम्बिनेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, या फिर मार्बल भी यही, मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, वाटर भी रिलीज करता है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। एक और जो हमारा एग्जाम्पल है कि जब हम लोग आयरन सल्फेट को हीट देते हैं तो ये क्या बनाता है, ये भी फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3 बनाता है। ठीक है, ये आप लोग एग्जाम्पल में एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो आप लोग को अच्छे से मिल जाएगा कि जब आयरन सल्फेट को हम लोग ये करते हैं, पर याद रखना यहाँ पे ये दो और गैस बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आयरन सल्फेट को जब हम लोग थर्मल, जिसका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जब इसका हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। चलो वेरी गुड, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक लीड नाइट्रेट वाला भी शायद आप होगा, उसको बुक में आप जरूर अच्छे से देखना और थोड़ा आप लोग बैलेंसिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का बात करेंगे, कोरोजन का बात करेंगे। ठीक है, सो आप लोग को अच्छा लगे, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, डाउट में जरूर हम आप लोग को रिस्पॉन्ड करेंगे कि क्या आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है आंसरिंग करने में। जैसे क्वेश्चन बना, जितना एनसीईआरटी में सबसे पहले दे रखा है ना, उसको सबसे पहले सॉल्व करो, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम नजदीक है, तो जितना है उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। आप लोग लाइक शेयर करना, कमेंट जरूर करना, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।